Hello everyone. So welcome to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. Today we'll discuss the topic Hardy-Weinberg principle and some PYQ I will discuss here so that you can get the guidance to solve the other questions also. आज मैं बहुत दिनों बाद एक्चुअली आफ्टर 1 year I am बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम होपिंग कि आप लोग मेरा साथ दोगे और मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ में मेरा हेल्प करोगे सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड to provide you more YouTube video like that. Okay, so let's get start here to the topic of today's Hardy-Weinberg principle. This topic is actually important in aspect of all the competitive exams, either it is NEET exam, CUET UG, CUET PG, or other various PG exams, other exams like NET, CSIR, NET, JRF, DBT, and many more. Today I will discuss about this Hardy-Weinberg principle and some of the questions. So let's get discuss something about Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी. So Hardy-Weinberg principle में होता क्या है? It allows Hardy-Weinberg principle में हम कोई भी हमारे पास पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को पता लगा सकते हैं उसके एलील फ्रीक्वेंसी से. सो लेट्स गेट एग्जांपल. ए इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप. ओके, और अगर हमें बोलना हो एलील देन एलील व्हाट इज एलील? इट इज ए, आइदर ए और ए. ओके, A, these are allele and this is genotype. So what we can do by this Hardy-Weinberg principle, हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं उसकी एलील फ्रीक्वेंसी से. हमारे पास A और A दो एलील हैं, ठीक है, और जिनका हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को हम मेनली कंसीडर करते हैं P और Q से. ओके, एलील फ्रीक्वेंसी P एंड Q एंड देन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी P स्क्वायर Q स्क्वायर. क्योंकि अगर हम इसको P लेंगे तो यहाँ पे दो A हैं तो P मल्टीप्लाई P व्हाट वी गेट इज P स्क्वायर. सो मैं ये ऐसे लिखा है कि जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा P स्क्वायर और रिसेसिव के लिए Q स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास होता है एक तो डोमिनेंट और अदर इज रिसेसिव. सो वी डिनोट P for dominant allele frequency and Q for recessive allele frequency. In the same way for genotypic frequency we will consider it at P square for dominant genotypic frequency and Q square for recessive genotype. Okay, so this is the main thing which you need to learn. अगर AA जीनोटाइप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी P स्क्वायर. अगर हेटेरोजाइगस है तो उसकी होगी 2pq. अगर रेसेसिव जीनोटाइप है देन इट इज Q स्क्वायर. इन द सेम वे फॉर एलील either it is A and here it is small a. Here we have two alleles, either it is dominant or recessive. Okay, so in this case what will be the frequency for dominant allele? It is P and in this case we have Q. Okay, so next is Hardy-Weinberg इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहनी चाहिए आपको. इससे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं. कोई भी चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो Hardy-Weinberg का इन दो इक्वेशन से आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर, जो हम मैथ में सोल्व करते थे ना, P प्लस Q का होल स्क्वायर. सो इसी को एक्सपेंड किया हुआ है यहाँ पे. P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एंड जो हमारे पास दो एलील होते हैं उन दोनों की सम, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम 1 होता है. जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी लाई करती है 0 और 1 के बीच में, ठीक है. तो इन दोनों का एलिल का एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम 1 होगा. ओके,
हमारे पास कुछ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की अजम्पशन होती है जो कि कंसीडर की जाती है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है हमारा, वो फॉलो तभी होगा अगर ये अजम्पशंस वहां पे फॉलो होंगी तो। सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज रैंडम मीटिंग, देयर शुड बी रैंडम मीटिंग। ओके, रैंडम मीटिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है मीटिंग की दोनों इंडिविजुअल के साथ। उस पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल है एक दूसरे के साथ मीटिंग करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नाइदर इट इज लाइक कि किसी के पास मोर अपॉर्चुनिटी होगी, लाइक अगर कोई टोल है तो वो टोल से करेगा, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ये रैंडम मीटिंग होती है। जो भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो तब होगा जब वहां पे रैंडम मीटिंग होगी। ओके, एंड दैट देन द सेकंड assumption इज नो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में होता है कि हमारा जो जीन सबसे ज्यादा जिसका जो सर्वाइवल में ज्यादा इन्वॉल्व होगा और रिप्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व होगा वही जीन आगे हेरिटेबल होता है। बट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या जम्पसन लिया, किस पे बेस्ड है कि वहां पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो सारे जीनोटाइप्स होंगे, दैट ऑल जीनोटाइप्स हैव इक्वल एबिलिटी टू वायबल एंड फर्टाइल। वो सारे जीनोटाइप्स के पास इक्वल एबिलिटी होती है कि वो फर्टाइल होंगे और वो वायबल होंगे। सो देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट इज नो म्यूटेशन। म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। म्यूटेशन क्या होता है कि जब हमारे जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, लाइक डीएनए है, डीएनए के में कोई भी बेस चेंज हो जाए उससे म्यूटेशन आ जाए, ठीक है। तो जो म्यूटेशन का इफेक्ट होगा वो एलेलिक फ्रीक्वेंसी पे नेग्लेजिबल होता है। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए म्यूटेशन का रेट तो प्रोपोर्शन हो सकता है कि अगर ज्यादा भी हो, इसलिए म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। नो म्यूटेशन टू फॉलो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। नो माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि जब कोई एलिल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर हो जाए तो उससे माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन देयर इज नो माइग्रेशन। ओके, because migration lead to gene flow, that gene will flow from population to a new population. Okay, so there should be no migration. Either addition or deletion of gene will not occur if there is case of no migration. Then next is large population size. इसका क्या मतलब है, पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर कोई पॉपुलेशन छोटी होगी और उसमें से कोई जीन लॉस हो गया तो हमें वो आसानी से पता लग सकता है कि जीन वहां पे लॉस हुआ है। लेकिन उसी जगह अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो वहां से, जैसे लाइक हमारे पास एक पॉपुलेशन है 100 की, एक है 10 की। अगर उस 100 की पॉपुलेशन में से हमारे पास से एक दो जीन अगर गायब भी हो जाएंगे तो हमें कुछ खास पता नहीं चलेगा। बट at the same place if we have the population size of 10, तो उसमें से जब एक या दो जीन्स गायब होंगे तो वो इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसलिए पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए। okay, so that our population will be at constant if these assumptions will follow. There should be random mating, no natural selection, no mutation, no migration and large population size. okay, आपको ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर में सब में, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर और कोई भी, चाहे नीट का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है और पूछा गया है PYQs में, आप चेक भी कर सकते हो। ओके, so let's get to solve some questions now. What we have given in this question, the color of birds has a complete dominance relationships where white color are dominant over yellow color birds. जो white color है वो dominant है हमारे पास, यहाँ पे white dominant है yellow color पे। okay, और white color का हम there are 1024 individuals with the genotype WW। dominant हमारे पास है white, तो WW white जो birds है उनका नंबर्स दिया हुआ है 1024। ओके, सो मैंने यहाँ मेरी आसानी के लिए थोड़ा बहुत कुछ लिख लिया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उन सबको लिख लो। क्या दिया हुआ है, 1024 इंडिविजुअल्स है
डोमिनेंट जीनोटाइप के साथ। तो डब्ल्यू दे रखा है 1024, देन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 512, देन रिसेसिव दे रखे हैं 64। तो ये सब नोट कर लेंगे। देन सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे टोटल नंबर कितने हैं, इनके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो निकाल लेंगे। टोटल जब इनको टोटल करेंगे तो ये हमारे आएंगे 1600। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1600। ओके, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपने एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालें, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है W, कैपिटल W या फिर स्मॉल w। सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी डोमिनेंट एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, डोमिनेंट एलिल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जितने भी जो भी हमारे जीनोटाइप है उसमें कैपिटल W एलिल्स कहाँ पर आ रहा है उन सबको देखेंगे। तो एक डोमिनेंट में 2 बार आ रहा है, तो 1024 को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जीनोटाइप नहीं एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो एलिल तो 2 बार है, तो 1024 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन कैपिटल W यहाँ पे हेट्रोजाइगस में 1 बार आ रहा है, तो 512 को 1 बार लिखेंगे। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिल्स। टोटल ये तो हमारे थे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इन सब इंडिविजुअल्स में एलिल कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे। तो मैंने 1600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ एलिल्स निकालने के लिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालने हो तो वो होंगे 1600। ओके, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एलिल्स। तो 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.8। ये जो कैपिटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने लास्ट पीछे बताया था कि इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसी जगह अगर हमें रिसेसिव एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हम वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं इसी को मॉडिफाई कर रही हूँ। रिसेसिव एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसको हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, Q कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है 64, वो भी 2 बार। तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बैड हैंड राइटिंग के लिए प्लीज सॉरी। ओके, देन हेट्रोजाइगस में हमारा स्मॉल रिसेसिव एलिल 1 बार है, तो 512 को 1 बार लिखेंगे, जैसे पीछे डोमिनेंट के लिए लिखा था, और वैसे ही टोटल नंबर ऑफ एलिल्स। तो यहाँ पे हमारा जब इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, वेट अ सेकेंड, 0.2। इसको सोल्व कर लेना, ये 0.2 आएगा। ठीक है, और P आया था हमारा 0.8। अब हमें डोमिनेंट अगर निकालना है, डोमिनेंट की निकालनी है, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट, तो उसके लिए क्या होता है, P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो P आया है उसका स्क्वायर कर देंगे और Q स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, P आया है हमारा 0.8, तो 0.8 P स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64। एक डायरेक्ट तरीका है ये। ठीक है, एंड देन Q आया है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.04। डायरेक्ट हमारा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकल गई। और अब हमें निकलना है हेट्रोजाइगोट, वो होता है 2PQ। ओके, तो ये हो जाएगा 0.32, 0.2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 2, 0.32। ओके, अब एक और तरीका समझाती हूँ मैं आपको। अगर ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें अगर हेट्रोजाइगस नहीं दे रखा हो यहाँ पे लिखने के लिए, तो और हमें डायरेक्ट डोमिनेंट जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेना। एक सेकेंड, ओह शिट, सॉरी। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। ओह गॉड, वेट ए सेकेंड। ओके सॉरी, ये मुझे फिर से लिखना पड़ा, गलती से मैंने वो रब कर दिया था। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है ये याद कर लो। अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस का नंबर ना हो और हमें निकालना हो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्ट क्या करना,
जितना उनका जीनोटिपिक इंडिविजुअल का नंबर है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ डोमिनेंट जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी 1024 सेकेंड 1024 डिवाइड बाय 1600। जो भी नंबर दे रखा है हमें इंडिविजुअल का, डेट वन एंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो हमारे पास डायरेक्ट ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो पी स्क्वायर का तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का कैसे करेंगे, ये क्यू स्क्वायर है, इसमें हम जो रेसेसिव वाला नंबर होगा 64 डिवाइड बाय टोटल 1600, तो हमारे पास ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.04, तो ये 0.04। इस तरीके से हम इन हार्डी वेनबर्ग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, वीडियो को समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट ऑफ ए सर्टेन ट्रेट इज 0.16। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है रिसेसिव होमोजाइगोट को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट इसको कैसे लिखते हैं, 0.16। तो ये हमें क्या दे रखा है, क्यू स्क्वायर, इसको ही हम क्यू स्क्वायर बोलते हैं। क्यू स्क्वायर दे रखा है हमको 0.16, ठीक है। और यहाँ हमसे पूछा है कि हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील, और हमें निकालना है पी स्क्वायर जो आएगा हमारा, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील। क्यू स्क्वायर है तो इससे हम क्यू निकाल सकते हैं, इसका मैं रूट कर दूंगी 0.16 का, तो क्यू आ जाएगा, वो कितना होगा, 0.16 का रूट आएगा 0.4। अब मैंने पीछे बताया था इक्वेशन P प्लस क्यू इज 1, ठीक है। तो मेरे पास Q है तो मैं P निकाल सकती हूँ, 1 में से माइनस कर दूंगी तो P कितना आ जाएगा, 0.6। 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 ही आएगा ना, P आ गया 0.6। अब इससे मैं निकाल सकती हूँ P स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूंगी तो P स्क्वायर कितना आ गया, 0.36। और मैंने अभी बताया नंबर ऑफ इंडिविजुअल का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36%। ओके, 36%। सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल कितना होगा, जो होमोजाइगस होगा डोमिनेंट एलील के लिए 36। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी वेनबर्ग लॉ इन ए पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स। इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। ओके, so thank you for watching my video. If you like the video, then please like the button and please share the video with your friends and subscribe my channel Let's Do Biology. Hope for best for you. Thank you, thank you. Subscribe my YouTube channel Let's Do Biology.